आप सबों का मेरे YouTube चैनल इंडिया दैट इज भारत पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़ीशान अफजल आपके साथ, और मैं बता दूं अभी आपको कि मैं ज़ेबा खान के साथ हूं, जो कि कांग्रेस की कद्दावर नेत्री हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं देश के अंदर, कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, जैसा कि आप भी जान रहे हैं। उन पे गुफ्तगू करने के लिए मैम ने मुझे कुछ वक्त दिया है। और चूंकि जो झारखंड का नगर निकाय चुनाव होने वाला है, तो इस चुनाव में मैम जो है मेयर प्रत्याशी भी हैं। इसके ताल्लुक से भी कुछ सवाल उनसे मैं करूंगा, तो ध्यानपूर्वक इस बात को सुनिए। और कैसा आपको ये इंटरव्यू लगा जरूर कमेंट बॉक्स में मुझको बताएं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझको वक्त दिया कुछ बात करने के लिए। आपसे सबसे पहला सवाल, बीइंग वुमेन, चूंकि आप एक स्त्री हैं, अगर मानगो मेयर चुनाव में आप खड़ी होती हैं, मानगो का जो मेयर चुनाव होने वाला है, तो इसमें आपका मुद्दा क्या रहेगा औरतों के लिए खास के? देखिए, और सबसे पहले तो नारी सशक्तिकरण, जो सिर्फ एक आज के डेट में जुमला बन गया है, वो जुमला नहीं। मैं कोशिश करूंगी कि मानगो की जो नारियां हैं वो सशक्त हों, और महिलाओं की सेफ्टी, और जो महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, शोषण होते हैं, उत्पीड़न होते हैं, इसको रोकने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। और स्वरोजगार, मैं अपने तरफ से ये कोशिश करूंगी कि महिलाओं को जो है मजबूत किया जा सके, उनके लिए कुछ ऐसा रोजगार का इंतजाम किया जा सके जो वो आराम से, जो जरूरतमंद महिलाएं हैं, नीडी महिलाएं हैं, वो आराम से खुद को मजबूत कर सके और रोजगार पा सके। इस तरह का कुछ व्यवस्था किया जाएगा। और मैं हमेशा से जब भी बैठती हूँ तो ये सोचती हूँ कि महिलाओं के लिए क्या किया जा सकता है, जो हम महिलाओं को सशक्त कर सके, बहनों को सशक्त कर सके। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी नौकरी हो या बहुत बड़ा फंड ही हो। हम अगर करने की चाहत हो तो छोटे छोटे ही तरीकों से, छोटे छोटे ही वेज जो है, उससे हम महिलाओं को सशक्त कर सकते हैं। और आपको पता होगा, मैं मानगो में, आजाद बस्ती में काफी सालों से सिलाई सेंटर चला रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि जो महिलाएं हैं वो सशक्त हो सके, सिलाई सीख सके। देखिए, कोई भी रोजगार जो घर पर बैठकर भी महिलाएं जो है कपड़े सी सके और कुछ अर्निंग कर सके, जो घर से नहीं निकल सकती हैं। तो इस तरह का कुछ भी मैं कोशिश करूंगी कि आप अपने साइड से पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगी कि महिलाओं को मजबूत कर सकूं, और महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, शोषण हो रहा है, और किसी भी तरह के शोषण ना हो सके महिलाओं का। एक दूसरा अहम सवाल, जो सवाल मैं और लोगों से भी करता हूँ, जी अब चूंकि आप कल को अगर मेयर बनती हैं, जी तो ये नशा जो एक बहुत ज्यादा तेजी से मानगो में फैल रहा है, आप देख रहे हैं युवा पीढ़ी, लड़के और कुछ लड़कियां भी इसमें डूबे हुए हैं। इसको किस तरह से रोकने के लिए आप स्टेप लेंगी? क्या कुछ आइडिया है आपके दिमाग में? देखिए, नशा रोकने, बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और मैं सालों से इस पर सोच रही हूँ कि इस पर हम लोग पहल क्यों नहीं करते हैं, किस तरह नशा से बच्चों को निकाला जाए। युवा जो होते हैं किसी भी समाज का और देश का पिलर होते हैं, वो भविष्य होते हैं युवा। लेकिन आज मानगो में आप हालत देख लीजिए कि हर जगह नशा है, और नशे में युवक धकेले जा रहे हैं। तो इससे बचाना ये हम सबकी जिम्मेदारी है, ताकि युवाओं को नशे से निकाला जा सके और एक अच्छा समाज का निर्माण किया जा सके। तो जो भी नशा मुक्ति और नशे से छुड़ाने के लिए जो भी अभियान होगी, उसे मैं बहुत मजबूती से चलाऊंगी और कोशिश करूंगी। और आपको तो पता ही होगा, जब हम कुछ भी नहीं है सर, जब हमारे पास ना सरकारी फंड है, ना ही इतने सशक्त है, तो भी हम हमेशा समाज के लिए, मानगो की समाज के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। चाहे फ्री में किताब कॉपी, पाठ्य सामग्री का वितरण हो। आपको अभी मैंने बताया सिलाई सेंटर में चलाती हूँ, और सालों साल से समाज की सेवा करते आ रही हूँ। और आपको पता होगा कोरोना काल में हमने क्या किया है। चाहे वो कोरोना काल, पहला कोरोना हो या दूसरा कोरोना का समय हो, घर से फ्री में अपने पॉकेट से
राशन हमने बांटा है। और जब डेल्टा वायरस आया था तो सिलेंडर, हमारा एंडेवर गाड़ी में हमने ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर सभी को देने की कोशिश की। हम जिस लायक भी हैं समाज में हम खड़े रहे हैं और मदद करने की कोशिश की है। तो अगर मुझे इस तरह की ताकत मिलती है तो पूरे ईमानदारी से काम ऐसा करूंगी कि मानगो का नाम और मानगो मेयर का नाम पूरे देश में लोग जानेंगे। ये मेरा मानगो की जनता से और आप सभी से वादा है। एक अहम सवाल, चूंकि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, बड़ा गंभीर सवाल है। कांग्रेस के 140 साल हो गए स्थापना दिवस के, क्या कारण आपको लग रहा है कि कांग्रेस डाउनफॉल की तरफ जा रही है? देखिए, हम डाउनफॉल की तरफ नहीं जा रहे हैं। वोट परसेंट आप उठा कर देखिए, बीजेपी से और कांग्रेस पार्टी में क्या डिफरेंस है, बहुत कम वोटों का डिफरेंस है। लेकिन आज जो सरकार है ना, ये सरकार सत्ता में बने रहने के लिए जो पहले स्वतंत्र संस्थाएं होती थी, जो देश की स्वतंत्र संस्थाओं को अपने फायदे के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो बस यही वजह है। और अब जनता में हमारी राहुल जी का जो प्यार है, राहुल जी पर विश्वास है, वो बहुत ज्यादा है, कम नहीं है। आप देख सकते हैं, राहुल जी का सोशल मीडिया आप देख लीजिए और नरेंद्र मोदी जी का सोशल मीडिया देख लीजिए, पता चल जाएगा, सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन एक झूठ का पूरा सैलाब चल रहा है। भाजपा जो है वो देश के जनता और देश के युवकों के मुद्दे से मतलब नहीं है, ये सिर्फ कुर्सी से मतलब है, इन्हें सत्ता में बने रहने से मतलब है। लेकिन मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप कितना भी साजिश कर लीजिए, षड्यंत्र कर लीजिए, ईडी को आगे कीजिए, सीबीआई को आगे कीजिए, इलेक्शन कमीशन को आगे कीजिए, ज्ञानेश कुमार के साथ मिलकर काम कीजिए, कुछ भी कीजिए, जीत तो सत्य की होती है। तो क्या राहुल गांधी जी सही बोल रहे हैं जो वोट चोरी पर बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और भारत जो है, हम लोकतांत्रिक देश है और डेमोक्रेटिक कंट्री है, और यहाँ की जो डेमोक्रेसी है, हमारा संविधान है, वो बहुत मजबूत है। उसके नींव को कोई हिला नहीं सकता है, बहुत मजबूत है और इसको कोई नहीं हिला सकता है। और गांधीवादी विचारधारा पर कांग्रेस पार्टी विश्वास करती थी, करती है और करते रहेगी। और गांधी जी ने ही, और जो कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही थे, उन्होंने अग्रिम श्रेणी में खड़े होकर देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, लाठी खाए हैं, डंडे खाए हैं, शहादत दी है और जेलों में रहे हैं और देश को आजादी दिलाई है। और मैं पूरे आशा और विश्वास के साथ ये बोलती हूँ कि आज के युग के गांधी, हमने वो गांधी तो नहीं देखा है गांधी जी को, लेकिन आज के युग के गांधी राहुल गांधी जी को देख रही हूँ और पूरे आशा और विश्वास के साथ बोलती हूँ कि आज के युग के गांधी राहुल गांधी, ये जो संघी विचारधारा है, संघी मानसिकता है, इससे और झूठ से, भ्रष्टाचार से देश को मुक्ति दिला कर रहेंगे। तो क्या, मेरा एक सवाल है इस पर आपसे, तो क्या अम्बेडकरवादी विचारधारा को आप नहीं मानती हैं? बिल्कुल मानते। अम्बेडकर जी कौन थे? अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कौन थे? संविधान निर्माता थे और उनके साथ पूरे सारे कांग्रेस के लोग मिलकर संविधान सभा में संविधान का निर्माण किया गया। हर वर्ग से व्यक्ति को लिया गया था, हर वर्ग से लीडर को लिया गया था, और हर वर्ग में क्या कमियां हैं और किस तरह उस वर्ग को आगे किया जाए, उस वर्ग की बातों को रखा जाए, संविधान में सम्मिलित किया जाए, बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। तो हम कैसे नहीं मानेंगे? हम तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को दिल से लगाकर, सीने में लगाकर चलते हैं और ये बताना चाहते हैं इन संघियों से, भाजपाइयों से, कि ये देश संविधान से चलता है, संविधान से चलता रहेगा। इस संविधान का जगह कोई नहीं ले सकता, आप मनुस्मृति को नहीं ला सकते हैं। तो क्या आपकी बात पर मैं ये समझूं कि भाजपा ज्वलंत मुद्दे से यहाँ के लोगों को भटकाने के लिए वंदे मातरम और दूसरे सारे मुद्दे ला रही है? देखिए, हमेशा ऐसा होता है। युवा बेरोजगार है, महिला सुरक्षा कितने खतरे में, आप एनसीआरबी की रिपोर्ट उठाकर देखिए, डेटा के देश में महिलाओं की सुरक्षा क्या है। जब कुलदीप सिंह सेंगर जैसे छूट जाते हैं, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक दिया उनको। हाँ, हाई कोर्ट ने जब उन्हें जमानत दी, और जब जो पीड़िता है दिल्ली के इंडिया गेट पर धरना दे रही थी, मांग कर रही थी कि मेरी सुरक्षा को सुनिश्चित की जाए और उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए,
उस समय उन्हें पुलिस के ताकत से, बल से उठाकर फेंक दिया जाता है। वो कोई आतंकवादी नहीं है, कोई क्रिमिनल नहीं थी, वो एक पीड़िता थी जो देश से इंसाफ मांग रही थी दिल्ली में बैठकर। तो जिन लोगों ने, ये भाजपा के लोगों को, प्रधानमंत्री मोदी जी को दिल्ली भेजा, दिल्ली की कुर्सी पर भेजा, आज उसी लोगों को, उसी देश की बच्ची को आप उठाकर फेंक रहे हैं। आप देख लीजिए, ये कुलदीप सिंह सेंगर के केस में आप देख लीजिए, और ब्रिजभूषण शरण सिंह, देश की सबसे सशक्त बेटी विनेश फोगाट, उसको दिल्ली के जंतर मंतर से रोती हुई, मैथ्यूस आंदोलन में रोती हुई विनेश फोगाट को उठाकर जंतर मंतर से फेंक दिया जाता है। अमित शाह की पुलिस ने फेंक दिया। कितने अफसोस की बात है, शर्म की बात है। एक तरफ तो हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, चुनाव में बड़े बड़े वादे करते हैं, महिलाओं की याद आ जाती है, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो आप क्या करते हैं? एक तरफ विनेश फोगाट को उठाकर दिल्ली के जंतर मंतर से फेंक देते हैं, और दूसरे तरफ जो कुलदीप सिंह सेंगर जिनका शोषण किए थे, उस महिला को आप उठाकर फेंक देते हैं, पीड़िता को। कैसा भारत है ये? डॉलर पूरा बढ़ता जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है। क्या एक वक्त था कि प्रधानमंत्री मोदी जी खुद, उस समय तो वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, बोलते थे जो रुपया उसी देश का गिरता है जब प्रधानमंत्री की, मैं बोलना नहीं चाहती हमारे आदरणीय स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में, कि उनकी क्या उपलब्धियां रही हैं। जब पूरा देश, दुनिया मंदी में चल रहा था, आर्थिक मंदी, तो भारत को उन्होंने आर्थिक मंदी से बचाया था। इतने बड़े वो अर्थशास्त्री थे, उनके बारे में क्या नहीं बोला, कांग्रेस की सरकार के बारे में क्या नहीं बोला। लेकिन आज देखिए, आज कुछ नहीं, आज कोई टीका टिप्पणी नहीं है। जब रुपया और डॉलर का क्या ये है, हमारे जो अफगानिस्तान और हर अड़ोस पड़ोस मुल्क के बराबर हमारा रुपया उससे भी ज्यादा गिर गया है। मोदी जी और अमित शाह को पंडित जवाहरलाल नेहरू बार बार क्यों याद आ रहे हैं? देखिए, दिक्कत ये है कि ये प्रेजेंट में जीते ही नहीं है, किसी बात का जवाब नहीं देते हैं, अपनी गलतियों को एडमिट नहीं करते हैं। या तो ये वर्तमान में नहीं जिएंगे, या तो भूत की बात करेंगे या भविष्य की बात करेंगे। आप उनसे कुछ भी पूछिए, आज के युवा बेरोजगार है तो वो पंडित नेहरू जी को, उसका जिम्मेदार मानते हैं, और आप रोजगार मांगिएगा तो इंदिरा गांधी जी को, और आप कुछ विकास की बात कीजिएगा तो राजीव गांधी जी को, और उससे भी नहीं तो बेचारे हमारे नेता राहुल गांधी जी तो हैं ही सारे बात के लिए ठीकरा राहुल जी के सर पर टेक फोड़ने का, और कांग्रेस पार्टी को। तो ये इनके पास, क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ बेवकूफ बनाया है देश की जनता को, देश के युवाओं को बेवकूफ बनाया है, महिलाओं को बेवकूफ बनाया है, किसानों को बेवकूफ बनाया है, उद्योगपतियों को बेवकूफ बनाया है, जो छोटे उद्योगपति हैं, क्योंकि इस देश की तो संपत्ति ये अडानी और अंबानी और चंद पूंजीपतियों के हाथ में दे दिए हैं, और बाकी सब बेरोजगारी का मार युवा झेल रहा है। महिला सुरक्षा कितना, आप देख लीजिए, विनेश फोगाट जैसी सशक्त महिला को जंतर मंतर से फेंक दिया जाता है, तो आप आम महिला की बात ही मत कीजिए। और हर तरफ से आप किसानों को देख सकते हैं, किस तरह 13 महीने किसान आंदोलन चला, 750 किसान शहीद हुए। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, 1 साल पहले भी किस तरह खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर किसान आकर बैठा रहा, लेकिन वो हरियाणा क्रॉस करके दिल्ली नहीं पहुंच सका। तो ये देश में हालत है, कोई भी आवाज उठाता है, उस आवाज को ये सरकार कुचलने की कोशिश करती है, दबाने की कोशिश करती है। ये ऐसा फील होता है कि ये हिटलर शाही के रास्ते पर चल रही है। और इमरजेंसी की हम बात करते हैं, इमरजेंसी तो 1 साल था, 1.25 साल, पर जब से ये सरकार सत्ता में आई है बीजेपी, तब से इमरजेंसी है। आप देख लीजिए, किसान आंदोलन में कितने बेचारे पत्रकार, हमारे यूट्यूबर्स, जो सत्य को दिखा रहा है देश के सामने। आज नेशनल मीडिया का तो क्या रोल है वो बताने की जरूरत नहीं है। वो हमारे बेचारे यूट्यूबर्स भाइयों को, और यूट्यूबर्स के यूट्यूब को डिलीट कर दिया गया और सलाखों के पीछे तक गए हैं। तो देश के ये सारे हालात हैं, मुद्दों से भटकाने के लिए, कमर तोड़ महंगाई से भटकाने के लिए, बेरोजगार युवा नौकरी ना मांगे, इसीलिए इन मुद्दों में ये उलझा कर रखते हैं। आखिरी सवाल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आपको लगता है कि चुनाव अब बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम की जगह पे? बिल्कुल बैलेट पेपर से होना चाहिए। और मैं तो ये बोलूंगी कि आप लोगों को एक सर्वे करना चाहिए, सारे हमारे जो भी पूरे देश में, मैं आज जो हूँ, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपने यूट्यूबर्स भाइयों को, दिल्ली से लेकर पूरे देश के यूट्यूबर्स भाइयों को, जिन्होंने मुझे बनाया है। तो मैं यूट्यूबर्स भाइयों से बोलूंगी, कम से कम जनता के बीच में जाकर एक बार आप लोग खुद से सर्वे करें, छोटे ही छोटे पॉकेट्स में जाकर, तो खुद जवाब मिल जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है।
जो राहुल गांधी जी आज मुद्दे उठा रहे हैं, ये बहुत सालों पहले से जनता उठा रही है और जनता को पता है कि ईवीएम से खेल हो रहा है। हम तो थोड़े देर से ये मुद्दे को फ्रंट में लाए हैं, लेकिन जनता पहले से जागरूक है और उन्हें पता है कि क्या खेल चल रहा है। तो ईवीएम बिल्कुल हटना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होनी चाहिए। थैंक यू।